वेरी गुड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से पढ़ रहे थे। और बहुत खुशी की बात है कि हमने वीर गाथा काल भक्ति काल के बाद रीतिकाल को शुरू किया। और रीतिकाल में प्रकरण 1 करने के बाद प्रकरण 2 भी हमने लगभग पूरा कर लिया है, जिसमें लगभग 57 कवि हैं। उनमें से हम 54वें कवि पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। और हम वैसे पिछली वाली क्लास में पूरा प्रकरण 2 खत्म कर देते हैं, पर 54वें जो कवि हैं वो अपने आप में रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं वो। अब रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं तो उनको हम एक प्रकार से किसी भी गौण कवियों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं कहीं न कहीं देखा जाए तो, क्योंकि पिछली वाली कक्षा में हमने बहुत ज़्यादा गौण कवियों को पढ़ा था। सिर्फ़ पढ़ने के लिए पढ़ा था बस कि शुक्ल जी को हम एक बार पढ़े तो आपको जीवन में शांति मिल जाए कि हमने शुक्ल जी को पूरा पढ़ा हुआ है ना? बाद में हालाँकि आप इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई आपसे मना नहीं करेगा। 54वें कवि हैं पद्माकर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई तोड़ नहीं है इनका, कोई भी इनका मतलब इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। हालाँकि याद हो जाते हैं यार, ये महत्वपूर्ण कवि हैं, महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इनकी जो भी रचनाएँ हैं फ़ेमस है, पढ़ते हैं। पद्माकर भट्ट नाम है इनका पूरा। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। ये पहली पगड़िया ही है ना, यही 1000 बार पहुँच ही गई है एग्ज़ाम में, तो पीछे 1000 लिख के परसेंटेज लगा लो कि ऐसा सर्वप्रिय कवि बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ है। ये पंक्तियाँ किस कवि के संदर्भ में कही गई है? देखो नाम भी नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो दे देगा ऐसा सर्वप्रिय कवि बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। अब आप सोच रहोगे यार कि घनानंद को लगाऊँ मैं, केशव दास को लगाऊँ या मोतीराम को लगाऊँ, किसको लगाऊँ? पर ये होगा इसका आंसर पद्माकर, पद्माकर, पद्माकर। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज में इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र प्रमाण है। रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष से पहुंचकर फिर विकास उन्मुख हुई है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन पंक्तियाँ हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। भाई रीतिकाल की कविता इनकी इनकी किनकी डॉट 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 दे देंगे, और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर विकास की तरफ उन्मुख हुई है। तो जिस प्रकार से ये अपनी परंपरा के परम उत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। ये देखो ये फिर से महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हो गई। तो जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परम उत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में भी अंतिम है। देश में जैसा इनका नाम गूंजा है, फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं गूंजा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। 1000 बार पूछी गई है, आगे फिर पूछी जाएगी, 200% इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इनको आप, ठीक है ना? वैसे भी ये अंतिम प्रसिद्ध कवि है, कुछ शुक्ल जी ने कह दिया कि वो प्रसिद्धि में भी अंतिम है, क्योंकि अंतिम कवि तो अंतिम आचार्य तो हम ग्वाल कवि को मानते हैं, लेकिन अंतिम प्रसिद्ध कवि हम मानते हैं पद्माकर को। ये तेलंग ब्राह्मण थे, बिल्कुल जैसे पढ़ते हैं ना, कोई सनाड्य ब्राह्मण है, कोई कान्य कुब्ज है, वैसे ये तेलंग ब्राह्मण है। और इनके पिताजी का नाम है मोहनलाल भट्ट। जन्म बांदा में हुआ था, ये कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मोहनलाल भट्ट हो गए, और ये मोहनलाल भट्ट के पुत्र पद्माकर हो गए, जयपुर में रहते थे जगत सिंह के आश्रम में। तो वहाँ पर इनको बड़ा मान सम्मान था, और वहाँ पर इनका नामकरण हुआ, कविराज की उपाधि वगैरह दी गई। पढ़ते हैं ये सब आगे कि ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे इनके पिताजी, जिसके कारण कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव की यहाँ पे भी रहे, फिर पन्ना के महाराज इंदुपति के गुरु हुए, और कई गांव भी प्राप्त किए। जब वहां से फिर जयपुर नरेश प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे थे, तब इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली, ठीक है? महाराज जो प्रताप सिंह है, ये इनके महाराज प्रताप सिंह के पुत्र हैं, जगत सिंह, याद रखना बिल्कुल। और ये बहुत बढ़िया इतिहास है, ऐसी बात नहीं है। जयपुर का क्या, पूरे राजस्थान का बहुत बेहतरीन इतिहास है, पढ़े तो अगर मजा आ जाता है पढ़ के। तो जयपुर नरेश ने महाराज प्रताप सिंह, उनके यहाँ पर इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी। किनको? इनके पिताजी को, पद्माकर के पिताजी, ठीक है ना, इनको, ठीक है? नीचे चलते हैं अपन, मोहनलाल भट्ट को, ठीक है? उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। पद्माकर जी का जन्म संवत 1810 में बांदा में हुआ है। अब देखो पद्माकर का जन्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको ईस्वी में भी पता होना चाहिए। 57 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 7 जाते हैं, 3 बचते हैं आजकल। 10 में से 5 जाते हैं, 5 बचता है आजकल। 1753 मोटा मोटा ठहरता है, ठीक है, जिस हिसाब से ये हमारा समय बैठता है, ठीक है? और उन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट पर 1890 में शरीर छोड़ा था।
ये कई स्थानों पर रहे थे। सुगरा के नौने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। संवत 1849 में ये गोसाई अनूप गिरी के उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए थे, जो बड़े अच्छे योद्धा थे। ये देखो, हिम्मत बहादुर वीरदावली हम इनके पढ़ते आए ही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कभी अगर ऑप्शन में हिम्मत बहादुर नहीं आ जाए तो, कि इनका जो उपनाम है वो था गोसाई अनूप गिरी। ठीक है ना, हिम्मत बहादुर जो है उनका उपनाम जो था या ओरिजिनल नाम जो था गोसाई अनूप गिरी था। ठीक है, और ये पहले बांदे के नवाब थे, फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हो गए। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर वीरदावली नाम का एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी है। संवत 1856 में ये सितारे के महाराज रघुनाथ राव के यहाँ गए और एक हाथी 1 लाख रुपए और 10 गांव पाए। इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पर भी पहुंच गए, बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे। उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है ना, जगत विनोद नाम से। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण भी बनाया था। अब जब जगत विनोद नाम से पता नहीं चल रहा है तो एक प्रकार से रस का ग्रंथ हो जाएगा या रस निरूपक ग्रंथ हो जाएगा, क्योंकि पद्माभरण इनका ऑलरेडी है ही सही ना। अब एक आदमी दो दो अलंकार ग्रंथ क्यों ही लिखेगा, जाहिर सी बात है ना। जैसे लिखने को तो लिख सकते हैं, पर ये रसवादी आचार्य है ना यार, देखा जाए तो। मेरी आवाज़ में जहाँ कहीं दिक्कत आया आपको बता देना मुझे टेलीग्राम पे, जो भी सुन रहे हैं, ठीक है। और एक बार जो भी आप टेलीग्राम वाले अगर यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखा करो। अगर आवाज़ वगैरह में दिक्कत कभी आए आपको, या किसी प्रकार की कोई भी कमी लगे, जैसे आवाज़ फटी-फटी आए, या फिर हो सकता है बैकग्राउंड से फूं फूं कुछ भी आवाज़ आए, या शब्दों में उच्चारण में क्लियर ना हो, तो ये सब चीज़ें मुझे बताया करो। इन पे काम करेंगे धीरे-धीरे अपन सब, है ना। तो इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण भी बनाया, जो दोहो में है। ये एक बार उदयपुर के महाराजा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे। यहाँ इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन भी किया था। महाराज जगत सिंह का परलोकवास जब हुआ था, अतः उसके अनंतर के ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और ये कविता भी पढ़ा था। ठीक है, अतः हमने यहाँ तक बात की हिम्मत बहादुर वीरदावली की रचनाओं की बात करें तो, जगत विनोद की और पद्माभरण की। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ हो गया, जगत विनोद जगत सिंह के आश्रय में हो गया, जयपुर में हो गया, और हिम्मत बहादुर वीरदावली जो हो जाएगा वीर रस की फड़कती हुई रचना है, गोसाई अनूप गिरी जी के आश्रय में। ठीक है ना, या उनके ही नाम पर लिखी गई है, उन्हीं का ही उपनाम है। ठीक है, अब देखो पंक्तियां दी हुई, ये देखे देखते ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। कभी तो पढ़ा, क्या पढ़ा? मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदिराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे को, कहे पद्मा कर कस की कास मीरो को पिंजरे को, घेरी के कलिंजर छुड़ावे को, और बाका नृप दौलत अलीजा महाराज कहो, सजी दल पकड़ी फिरंगनी दबावे को, और दिल्ली देह पट्टी पटनाहू को झपट करी, कबहू को लत्ता कलकत्ता को उड़ावे को। अब देखो, कोई भी जो छंद है ना, वैसे ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं है, पर ठीक है, किसी भी छंद की पहली पंक्तियाँ और अंतिम पंक्ति इंपॉर्टेंट होती है। तो कभी आ जाए ना, मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदिराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे को, तो हमने पढ़ा था कि यार बांदा में जन्म हुआ है किसका? पद्माकर का। तो बस ये वाली जो साउंड आ रहा है, समझ जाना कि ये पद्माकर की पंक्ति है। कैसे भी करके आपको याद रखना। वैसे इतनी महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, मुझे दिखती नहीं है कि ये महत्वपूर्ण है, पर क्या होता है ना, किसी भी महत्वपूर्ण कवि की तो यार पूछ ही सकता है। ऐसे नहीं पूछेगा सीधा ये पंक्तियाँ देखे कि ये कैसी पंक्तियाँ है, मिलान करने के लिए देगा, या कभी ऐसा देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो वहाँ पर ये पंक्तियाँ देके पद्माकर की पंक्तियाँ दे देगा, फिर आपको लगेगा कि यार ये पद्माकर की पंक्तियाँ है या नहीं है। ठीक है, याद रखना है इन सब चीज़ों को। आगे चलते हैं। सिंधिया के दरबार में भी इनका अच्छा मान था। कहते हैं कि सरदार उदा जी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद भी किया है। अब अनुवाद किया हो, चाहे कुछ सूंगा हो, चाहे उसको चाटा हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन हितोपदेश नाम से एक रचना इनकी मिलती है, हमको इतना पता है बस। क्योंकि हमारा तो सिलेबस बढ़िया है ना, चाहे उन्होंने तो उसको हाथे लगाया हो भले, उनके नाम से वो चीज़ चाहे मिलती हो चाहे न मिलती हो, प्रकाशित हो अप्रकाशित हो, नाम जुड़ गया, सिलेबस बढ़ गया। हितोपदेश रचना किसकी हो गई है अब? करुणा करके। ग्वालियर से जब ये बूंदी गए, वहाँ से फिर अपने घर बांदे में आ रहे थे। आयु के पिछले दिनों में ये रोग से ग्रस्त रहते थे। इस समय इन्होंने प्रबोध 50 नाम का विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ भी बनाया था।
अंतिम समय में जब पद्माकर जी गंगा घाट पर विचार कर रहे थे, तो विचार से गंगा तट के विचार से कानपुर चले गए और वहीं अपने जीवन के 7 वर्ष बिताए और अपनी प्रसिद्धि का जो ग्रंथ है गंगा लहरी, इन्होंने इसी समय के बीच में बनाया। तुमने 5-6 ग्रंथों की बात कर ली है, हिम्मत बहादुर गुरुदावली के बाद में जगत विनोद, पद्माभरण, हितोपदेश और गंगा लहरी, और ये सब चीजें आपको याद भी है ऑलरेडी। राम रसायन नाम से वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित्र काव्य भी इनको दोहे और चौपाइयों में मिलता है। इसमें काव्य संबंधी सफलता तो प्राप्त नहीं हुई है, संबंधित है, संभव है कि हो सकता है इनका ना हो, पर राम रसायन नाम से भी इनका ग्रंथ मिलता है। ठीक है, देखो ये पंक्तियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट डॉट 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 के रसरात के समान पद्माकृति का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। अब ये पंक्तियां पूछेगा 1000 बार कि डॉट 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 किसका, अर्थात मतीराम जी के रसराज के समान ही पद्माकृति का जगत विनोद भी। अब जगत विनोद मैंने आपको बता दिया है कि रस निरूपक ग्रंथ है ये, क्योंकि पद्माभरण ऑलरेडी अलंकार ग्रंथ हो गया ना, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1000 लग के पीछे परसेंटेज लगा लो। ठीक है, कि मतीराम जी के रसराज के समान ही पद्माकृति का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों का कंठहार रहा है। वास्तव में इस श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हावभावपूर्ण मूर्ति विधान करती है, पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर किसी कवि में नहीं पाई जाती। अब ये देखो, दूसरी तीसरी बार हमने बिहारी से तुलना की है पद्माकर की, सिर्फ और सिर्फ इसी पैराग्राफ में। तो अब आपको तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा कि यार बिहारी के साथ किसी कवि का नाम जोड़कर कोई पंक्ति आएगी तो वो आएगी पद्माकर की, और पद्माकर को जोड़कर जिस कवि की तुलना की जाएगी उसका नाम है मतीराम। हम जब मतीराम पढ़ते हैं तब मतीराम का नाम जो है पद्माकर के साथ जोड़कर पढ़ते हैं। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती वो, या तो वो भीतर के भीतर ही लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ इस भावुकता का संयोग होता है, इसे उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकास हो सकती है। भाषा के सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनपराशों के मिलित झंकार उत्पन्न करती है, तो कहीं पर वीर दर्प से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती है, और कहीं कड़कती हुई चलती है, तो कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि पैराग्राफ की अंतिम लाइन है, और अंतिम लाइन होने के साथ साथ ही विशेष भी है, क्योंकि देखो कुछ अलग लिखा हुआ है ना, यूनिक। कि सारांश यह है कि इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में भी दिखाई पड़ती है। अब जिस आदमी की तुलना तुलसीदास जी से कर दी, तो सोच लीजिए वो साहित्य जगत में कितना प्रसिद्ध नाम होगा, या कितना बड़ा नाम होगा, या कितना बड़ा कवि होगा। अतः वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा, इसके पीछे लगाइए 5000 और पीछे लगा लीजिए परसेंटेज। ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सारांश ये है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्राय सभी कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी उनके प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी, जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। अरोप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक पद्यों में ही पाई जाती है, जहाँ मधुर कल्पना के बीच में सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है। वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहाँ अनुप्रास की है तो बहुत संयत रूप में। भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना है, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांध रहे के प्रियसी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी, और लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं पर ये मन अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते थे कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। कि लाक्षणिकता भी एक बड़ी भारी विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से कहाँ से, यह ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रेयसी कवि नहीं थे, बल्कि हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनके अंदर थी, और लाक्षणिक शब्दों के द्वारा कहीं कहीं पर ये मन की अव्यक्त भावना को भी ऐसे मूर्तिमान कर देते थे
तो सुनने वालों का हृदय आपस में आप आपसे आप हामी भरता है। ये लाक्षणिक तब इनकी बहुत भारी विशेषता है। कुछ पद इनके दिए गए हैं कि फागु की भीड़ अभीरन में गई भीतर ले गई गोविंद गोरी। गा के पढ़ने का प्रयास करता हूँ। फागु की भीड़ अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अबीर की झोरी। छीनी पीतंबर कमर तेसु विदादय नीड़ी कपोलन रोरी। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आई यो खेलन होरी। अर्थ आपको भली बात पता चल गया होगा। कृष्ण जी भगवान को यानी कृष्ण को जो छोटे से लल्ला है कन्हैया है, गोपियों ने फागु की भीड़ अभीरन में है ना, फागुन का महीना चल रहा है, होली वगैरह खेल रहे हैं सभी, तो जब गोपियां है ना जो अभीरन में गोविंद ले गए भीतर गोरी, तो बहुत सारी जो भी गोपियां हैं भीतर रह गए उस नन्हे मुन्ने कन्हैया को। और भाई उनका मन की करी, मतलब जो उनके मन में आता है, उनके कपड़े वपड़े वैसे उनके मतलब एकदम फाड़ दिए, गालों पे एकदम बिल्कुल रंग ही रंग लगा दिया। जो छोटे बच्चे नहीं होते ना 7-8 साल टाइप से, उसे उसी टाइप के थे कृष्ण तो उस टाइम जमाने में, आपको पता है। तो कर दिया और बाद में कहते हैं नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आई और खेलन हो रही, मतलब फिर आना बेटा है ना, चलो अब निकलो यहाँ से निकलो। इस टाइप से ये भाव यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर भाव की जो भी व्यक्ति है ये पद्माकर जी के इस सवैये में हमको देखने को मिलती है। ये पंक्तियां पद्माकर जी की आपको याद होनी चाहिए। बिहारी का यहाँ पर आपको बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहारी तो वैसे भी दोहे लिखते हैं तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन एक छंद है बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली लुकाए, मुरली धरे लुकाए सो खवे बोंग लड़े और देन कहे नट जाए, देन कहीं नट जाए। अब ये पंक्तियां भी कहीं ना कहीं ना पद्माकर जी के होने की आशंका पैदा करती है, क्योंकि ये पद्माकर की नहीं है, बिहारी की पंक्तियां हैं। ब से बतरस, ब से बिहारी की पंक्तियां हैं, जबकि फागु के हीर अभीरन में ये पंक्तियां पद्माकर की है। 1000 बार पूछी गई है, आगे फिर पूछी जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आई संग आलिन के ननद पठाई निठी सोहत सोहाई शीस ईडरी सुकुट की। कहे पद्माकर गंभीर जमुना के तीर लागी घट भरन नवेली नेह अटक। और ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई तामे मधुर मलार गाय और बंसी वट की। तो तान लागे लट की रही न सुध घूंघट की। वाह वाह। और घर की न घाट की न बाट की न घट की। बहुत बढ़िया यार, कितनी बढ़िया अभिव्यक्ति यहाँ पे की है ना। तो इससे ऊपर वाला छंद है ना फागु के भीड़ वाला, उसके सामने तो 5000 लगा के परसेंटेज लगा लो। तो ये वाला ठीक है, इसको तो आप आनंद ले लेना, कोई इतना खास नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना। नीचे बल्कि देखो कि गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के जो लोगी पूछ। गा के पढ़ता हो यार, है ना। ग्राहक छंद है, इतना प्यारा छंद है, फेवरेट छंद है मेरा। कि गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं। वाह यार। गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं। कहे पद्मा कर परोस पिछवारन के द्वारन के दोरे गुण अवगन गने नहीं। तो लोचन चातुर सहेलियाए कोद लहू नीके के तिहारे ताए भरते मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चुराए चित चोरा चोरी बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं। बहुत बढ़िया। ये भी इतना कोई खास पता नहीं है, ठीक है यार, पढ़ लिया आपने, क्योंकि मजा आता है यार पद्माकर जी को पढ़ने में। तो ये वाली जो पंक्तियाँ थी कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाँव जो है जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं, है ना। नीचे चलते हैं। आरस सो आरत संभारत कन शीस पट गजब गुजारती गरीबने की धार पर। कहे पद्माकर सुरा सो सरसार तैसे बिथुरी बिराजे बार हिरण्य के हार पर। छाजत छबीर छित छहरी छरा के छोरे ढोर उठी आई केली मंदिर के द्वार पर।
और एक पग भीतर है, एक देहरी पे धरे, एक कर कंज, एक कार है किवाड़ पर। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये प्रकार से कैसे बिंब शानदार तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे आगमन का, कि एक द्वार के अंदर है, एक द्वार के भीतर है, एक हाथ कहाँ है और एक हाथ कहाँ है, उसकी अभिव्यक्ति की गई है। वैसे पंक्ति इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं है एग्जाम के अनुसार, है ना। मोही लकी सोवत बिथोर अगी सुबह ननी, तोरी गो हिय को हार छोरी गो सुगैया को। बहुत बढ़िया, गाय को छोड़ने का दृश्य है। कहे पदमा कर तो घोरी गो घनेरो दुख, बोरी को बिसासी आज लाज ही को नैया को। और अहित अनेसो ऐसो कौन उपहास याते, सोचन खरी में पई जोगती जुनैया को। और बुझो ये चवैया तब केहो कहाँ दैया, इत पारी गो को मैया मेरी सेज पे कन्हैया को, है ना। और एहो नंदलाल मेरी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरे जूरी जाएगी, कहे पदेमा करे नहीं तो ये झकोरे लगे, ओरे ओ अचाका बिना घोरे घूर जाएगी। छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे चलते हैं। एक छंद देख रहा था मैं, अगर वो मिल जाए तो मुझे इम्पोर्टेंट है वो। चालो सुनी चंद्रमुखी चित्त में सुचेत कर, छोड़ दो इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो नीचे पंक्ति आ रही है, फूली रहे फली रहे फबी रहे फैली रहे, झपी रहे झली रहे झुकी रहे झूमी रहे। ऐसे चलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। तीखे तेग वाई से सिलाई चढ़े घोड़े ने पिस्याई चढ़े अमित अरिंदन की एल पे। ऐसे चलते, ये भी अपने काम का नहीं है। ये देखो नीचे वाली जो पंक्तियां है ना, ये वाली कि लाली चढ़े मुख पे बहाली चढ़े वाहन पे, काली चढ़े सिंह पे कपाली चढ़े बेल पे, है ना। तो हो सकता है कि इससे किसी वीर रस के कवि का आपको भान हो जाए, लेकिन ये पद्माकर की पंक्तियां है ना। लाली चढ़े मुख पे बहाली चढ़े वाहन पे, है ना। नीचे चलते हैं। एक और सवैया दिया हुआ है बहुत बढ़िया वाला। हे ब्रज चंद गोविंद गोपाल, सुन्यो क्यों न एते कलाम किए में, जो पद माकर आनंद के नंद हो नंद नंदन जानी लिए। माखन चोरी के खोरी न हवे चले, भाजी कछु भये मानी मिजिए में। दोरी न दोरी दूरे जो चहो तो दूरो किन मेरे अंधेरे हिये में। देखो इनको तो आप शब्दावली को देखोगे ना सामने, उसको आंखों के सभी तभी उच्चारण समझ में आ पाएगा आपको, है ना। इतना खास नहीं, याद नहीं करना है। चलो बहुत बढ़िया। 54 हमने पढ़ लिए हैं टोटल कवि, और पद्माकर को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। फागों की भीड़ अभिरन वाली हो गई पंक्तियाँ इतने इम्पोर्टेंट। और एक पंक्तियाँ है ना, वो गुल गुली गुलीचे में गुले गुले है कि गुली चाय वाली जो पंक्तियाँ आती है ना। कुल मिला के बात ये है कि गुल और गुलीचे से संबंधित कोई पंक्ति आ जाए अगर, गुल गुलीचे वाली, इसको भी आप लिख लेना पद्माकर की पंक्तियाँ। इन दोनों के अलावा और कोई पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, रचनाएं सारी इंपॉर्टेंट है। और अवधारणात्मक प्रश्नों के लिए मैंने सारी बातें आपको लिखा दी है, बता दी है, पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट लिखवा दी है। ठीक है। 55वें कवि है ग्वाल। अंतिम प्रसिद्ध कवि है पद्माकर, लेकिन अंतिम कवि है रीतिकाल के ग्वाल। ठीक है। अब अंतिम कवि इसका मतलब ये नहीं कि 55 पे हम खत्म हो जाएंगे, नहीं, वो क्रम से नहीं दे रखा इन्होंने, ऐसी बात। ये मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे, ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इनका कविता काल संवत 1879 है, और संवत 1918 तक किया है इन्होंने। यमुना लहरी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखो आप, ग्वाल जो है ना, ग्वाल सारे के सारे कहाँ जाते थे, यमुना में जाते थे और लहरों का आनंद लेते थे। कौन? कृष्ण। यमुना लहरी हो गई। लेकिन प से पद्माकर, पद्माकर की एक रचना हो जाएगी जमुना लहरी, जमुना लहरी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है यार। हालांकि गंगा लहरी तो हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी पद्माकर की, तो पद्माकर की गंगा लहरी आपको याद होनी चाहिए। यमुना लहरी ग्वाल की याद रखना आप, ठीक है ना। इन्होंने संवत 1879 में अंतिम ग्रंथ भक्त भावना भी लिखा था। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं, जिसमें एक का नाम है रसिकानंद और एक है रसरंग, है ना। रसरंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्वाल कवि का रसरंग, ग्वाल का रसरंग वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया खत्म बात। और कृष्ण जी को नक्षिक और दूषण दर्पण। अब वैसे रसिकानंद तो इनका एक उपनाम भी कहते हैं कुछ लोग, पर ठीक है, रसिकानंद और रसरंग जो है इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाएंगे, ग्वाल के अंतिम कवि हैं ये, ठीक है, रीतिकाल के। और भी 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। कवि हृदय विनोद भी इनकी बहुत सारी कविताएं मिलती है। ऋतिकाल की सनक इनमें से अधिक थी। इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और शत ऋतु सुझाई पड़ी है।
भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। इसके अलावा इनके बारे में जो लिखा हुआ है ना थ्योरी, ये थ्योरी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं कि वाक विविधता भी इनमें अच्छी है। 6 ऋतुओं का वर्णन भी इन्होंने विस्तार से किया है। पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का है। इनके ऋतु वर्णन के कवित्व लोगों के मुँह से अधिक सुने जाते हैं। इनमें बहुत से भोग विलास के अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न-भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने ठेठ पूर्वी हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित्व लिखे हैं। फारसी, अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सारांश यह है कि ये विदग्ध और कुशल कवि थे, पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए थे। इनकी बहुत सी कविता बाजारी है। थोड़े से उदाहरण नीचे दिए गए हैं ना। ग्रीष्म की गजब धुकी है धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है जाम जाम अति तापिनी। भाई ये तापिनी हमको नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ऑलरेडी इतना ताप लगा हुआ है राजस्थान में। 47 प्लस 50 के आसपास पहुंच चुका है तापमान। पंक्तियां बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी, ठीक है, छोड़ सकते हैं पंक्तियां। रस रंग और रसिकानंद नाम से 2 रचनाएं याद रखनी है। रीतिकाल के अंतिम कवि है, याद रखना आपको बस, खत्म। नीचे चलते हैं। 56वें कवि है प्रताप शाही, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पद्माकर जी के साथ नाम शुक्ल जी ने लिया है इनका। प्रताप शाही ये रतन सेन के बंदी जन के पुत्र थे और चरखारी के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। देखो राजा का नाम तो था विक्रम शाही, है ना। उनके आश्रम में रहते थे कवि प्रताप शाही। याद होना चाहिए, विक्रम शाही भी एक कवि है, उनकी भी हम विक्रम सत्से नाम से रचना पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रताप शाही ना, उनकी रचना पढ़ते हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी। भाई देखो फालतू की अपनी गर्लफ्रेंड से ना व्यंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यंग करोगे तो आप चाह के भी नहीं जीत सकते। अतः व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है वो नायक नायिका भेद का ग्रंथ हो गया, खत्म बात। व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है प्रताप शाही का नायक नायिका भेद का ग्रंथ हो गया व्यंग्यार्थ कौमुदी। और संवत 1886 में काव्य विलास की रचना भी की है। काव्य विलास में आपको बता चुका हूँ। इससे पहले मैंने आपको सुजान विलास बताया था, जो कि सोमनाथ का ग्रंथ है। तो सुजान विलास पे स पे खत्म हो रहा है, स से शुरू हो रहा है तो सोमनाथ का। लेकिन काव्य विलास ये ग्रंथ हो जाएगा प्रताप शाही का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। व्यंग्यार्थ कौमुदी तो बच्चे बच्चे को पता होता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप हमको के धारा में भी तो आना है ना, इसलिए। व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास की रचना है। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें बनाई गई है, और ठीक है ना। जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, इंपॉर्टेंट लगा लो काव्य विनोद, ठीक है ना। काव्य विनोद, जगत विनोद हम पढ़ के आए पद्माकर की, लेकिन काव्य विनोद है प्रताप शाही की, है ना। सुजान विनोद हम पढ़कर आए थे देव की। सुजान, स से सुजान, विनोद में द से देव की। सुजान विलास सोमनाथ की, काव्य विलास प्रताप शाही की, और काव्य विनोद भी प्रताप शाही की। रसराज की टीका रतन चंद्रिका है, जो भी सतसई की टीका है। जुगल नक्श ये थी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये हमने जो पढ़ी है काव्य विलास, काव्य विनोद और व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, खत्म बात। इतना खास नहीं है वैसे श्रृंगार मंजरी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट पूछ ले तो पूछ ले यार, उसका मूड है। व्यंग्यार्थ कौमुदी ये तो 1000 बार पूछी गई एग्जाम में। इनकी सूची के अनुसार इनका कविता काल इतना इतना ठहरता है। पुस्तकों के नाम से इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो जाता है। आचार्य तुम्हें इनका नाम मतीराम, श्रीपति और दास के साथ आता है। और एक दृष्टि से ये देखो, ये पंक्तियां वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने किसी टेस्ट सीरीज में देखी थी, ये बन गया कि आचार्य तुम्हें इनका नाम मतीराम, श्रीपति और भिखारी दास जी के साथ आता है। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार आचार्य तुम्हें इनका नाम भाई यार मतीराम के साथ, श्रीपति के साथ और भिखारी दास के साथ आता है, ऐसा कौन आचार्य हो गया? तो केशव दास होगा। बच्चा सोचेगा, ऑप्शन में आएगा तो पद्माकर के बारे में सोचेगा, ठीक है, देव के बारे में सोचेगा, वो प्रताप शाही ऑप्शन में रहेगा तो खुद प्रताप शाही लगाना, याद रखना, ठीक है। प्रताप शाही, प्रताप शाही। एक दृष्टि से इन्होंने चलाए हुए कार्य को पूर्णता तक पहुंचाया है। लक्षणा व्यंजना का उदाहरण द्वारा विस्तृत निरूपण पूर्ववर्ती 3 कवियों को नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने व्यंजना के उदाहरण को एक अलग पुस्तक ही बना ली है, व्यंग्यार्थ कौमुदी नाम से। इसमें कवित्व दोये सवैया मिलाकर 130 पद्य हैं, जो सब व्यंजने ध्वनि के उदाहरण है। साहित्य मर्मज्ञ तो बिना कहे समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। वस्तु व्यंजना को बहुत दूर तक घसीटने पर जो बड़े चक्करदार वो आपहो का सहारा लेना पड़ता है, और व्यंग्यार्थ तक पहुंचकर केवल साहित्य की रूढ़ी के अभ्यास पर अवलंबित रहती है।
नायिकाओं के भेदों, रस आदि के सब अंगों तथा भिन्न भिन्न बंधों उपमान का अभ्यास न रखने वाले के लिए ऐसे पद्य पहेली समझिए। उदाहरण के लिए नीचे व्यंग्यात्मक कौमुदी की पंक्तियां दी गई है कि सीख सिखाए न मानती है, बरही बस तखंग संग सकीन के आवे। कि सीख सिखाई न मानती है, बरही बस संग सकीन के आवे। खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे। और छोड़ के साथ सहेलिन को, रही के कहीं कौन सदा सवाद ही पावे। और कौन परी ये बानी अरे नित नीर भरी गगरी ढरकावे। बहुत बढ़िया है, आंखों से एकदम मतलब पानी पानी बह रहा है। तो ठीक है, मोटी मोटी पंक्तियां है, खास नहीं है वैसे इतनी इम्पोर्टेंट। पर कभी आ जाए तो याद रखना कि सहेली वाली जो पंक्तियां है, नायक नायिका वाली बात मैंने आपसे कही है कि सहेली से या फिर गर्लफ्रेंड की सहेली से कभी भी व्यंग नहीं करना चाहिए। तो व्यंग्यार्थ को वो भी प्रतापशाही की रचना हो जाएगी। सहृदय की सामान्य दृष्टि में तो वयस संधि की मधुर क्रीड़ावृत्ति का एक परम मनोहर दृश्य है। पर फन में उस्ताद लोगों की आंखें एक और ही पहुंच पाती है। वे इसमें से ये व्यंग्यार्थ निकालते हैं। घड़े के पानी में अपने नेत्रों का प्रतिबिंब देखकर उसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार का भ्रम एक अलंकार है। अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यहाँ पर व्यंग्य हुआ है। और चलिए, ये बिल्कुल काम की चीजें नहीं है जो पढ़ रहे नहीं थे। भ्रम अलंकार में 7 दृश्य व्यंग्य रहा करता है। अतः अब इस पर व्यंग्यार्थ पर पहुंचे तो नेत्रा मीन के समान है। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है, अज्ञात यमुना को हुआ करता है। तो ऊपर का सवाल यह अज्ञात यमुना का उदाहरण है। ये इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ी के सहारे हुई है। जब तक ज्ञात न हो कवि परंपरा में आंख की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक ये अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रताप शाही का ये कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रस ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम में सब पद्य रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथ को ही जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। आ गई बात कि व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करें तो मतीराम श्रीमती और भिखारी दास से ये बहुत कुछ बीस ही ठहरते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और द्रवणशीलता मतीराम श्रीपति और बेरी प्रवीण के मेल में जाती है। उधर आचार्य तो इन तीनों में भी दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा मानव पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया है। हालांकि ये बात हमने जब पद्माकर पढ़ी थी तब डिस्कस किए थे ना, सेम यही बात शुक्ल जी ने वहां पर भी लिखी थी। ठीक है ना। मुझे लग रही है गर्मी, मैं चला देता हूँ पंखा क्योंकि चली गई है लाइट, कोई दूसरा वाला। ठीक ठीक है, आशा करता हूँ को आवाज़ बढ़िया आ रही होगी, बाधा नहीं आ रही होगी पंखे वगैरह। चलो तो पढ़ते हैं। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ती है, पर इस भावुक और प्रवीण वाणी में ये दोष कहीं नहीं आने पाया है। इनकी भाषा में बहुत भारी गुण ये है कि ये बराबर एक समान चलती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर है, न अड़ंगा न गति का शैथिल्य है, न शब्दों की तोड़ मड़ोड़। हिंदी के मुक्तक कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। उनके अंतिम चरण की भाषा बहुत ही गटी हुई, व्यवस्थित और मार्मिक होती है, और शेष 3 चरणों में बात बहुत कम पाई जाती है। कितनी बढ़िया बात कही है ना यानी, बताओ। हम क्या करते हो ना, कोई भी पंक्तियां होती है ना, जो चौथी पंक्ति को हम क्या करते हैं ना, जब से कोई मान लो कोई ऐसा भाव हमारे मन में आ गया इस पे कविता बनाई जाए। जैसे कि मान लो भगवान श्री राधा जी ने, मतलब कृष्ण जी ने राधा जी को देखा है बहुत दिनों के बाद, और राधा जी ने भी उनको देखा है काफी टाइम के बाद। अब इस भाव को कल्पना करके लिखना है, तो कोई भी कवि क्या करेगा ना, वो चौथी पंक्तियों में इसको डालने का प्रयास करेगा और 3 पंक्तियों में क्या करेगा, इंट्रोडक्शन देगा वो। तो यही पंक्तियां शुक्ल जी कहते हैं कि वो क्या करते हैं, उस समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण अत्यंत प्रत्यक्ष तो सामने दिखाई देता है कि अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गठी हुई, व्यवस्थित, मार्मिक होती है, पर शेष 3 चरणों में ये बात बहुत ही कम पाई जाती है।
बहुत से स्थलों पर तो प्रथम 3 चरणों की वाक्य रचना बिल्कुल ही अव्यवस्थित और बहुत सी परियोजना तो निरर्थक होती है। ऐसा लगता है कि सब जबरदस्ती बनाई है सिर्फ पद को पूरा करने के लिए। पर प्रताप जी की भाषा एक रस चलती है। इन सब बातों के विचार से हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्षी बहुत बड़ा कवि मानते हैं। प्रताप जी की कुछ रचनाएं नीचे दी गई है कि चंचलता अपनी तज के रस सो रस सुंदर पीजियो, कोऊ कितेक कहे तुम सो किनकी तिनकी कही बातन को न पति जियो, चोज चवाइन के सुनियो न यही एक मेरी कही न कीजियो, और मंजुल मंजरी पे हो मनिंद विचार के भार संभार के लीजियो। छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर सारी दृष्टि है। नीचे चलते हैं, पंक्तियां पंक्तियां छोड़ दीजिए, नीचे चलते हैं अपन, है ना। 57वें कवि पढ़ते रसिक गोविंद। ठीक है, 54वें पद में अगर पढ़ ही लिए थे, 55 में ग्वाल कवि, 56 में प्रताप साहिब, और आज के अंतिम कवि हैं रसिक गोविंद, है ना। रसिक गोविंद जो है निम्बार्काचार्य या निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी की शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए हैं। रसिक गोविंद जो है उन्हीं के शिष्य थे। इन जयपुर में रहने वाले नटानी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम और माता का नाम गुमाना, चाचा का नाम मोतीराम और बड़े भाई का नाम बाल मुकुंद। है कितनी बड़ी कमी है शुक्ल जी की यार, मतलब आस पड़ोस से सबका ही बता देते यार, फोन नंबर भी दे देते। इनका कविता काल संवत 1850-1890 तक रहा है। विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर रहा है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चला है। संभव तो और भी दोए होंगे। 9 ग्रंथ ये है ना। रामायण सूचनिका 33 दोहों में अक्षर क्रम में रामायण की कथा संक्षेप में कही है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। पहले की रचना है और इनके ढंग का पता इन दोनों से लग सकता है, पर क्या छोड़ सकते हैं अपन ये। रसिक गोविंद आनंद घन, ठीक है, एक ये ग्रंथ है। किसका ये? रसिक गोविंद का ये याद हो जाएगा अपन को वैसे भी, है ना। ये 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है, रसिक गोविंदानंद घन, है ना, जिसमें रस नायिका वेद का अलंकार गुण दोष आदि का वर्णन है। इससे प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए इनका। इसका निर्माण काल तो वसंत पंचमी ठहरता है। 4 प्रबंधों में विभक्त है। इसकी भारी विशेषता यह है कि लक्षण गद्य में है और रसों अलंकारों आदि के स्वरूप पद्य में है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जिससे रस का निरूपण इस प्रकार किया गया है, गद्य में किया गया है। छोड़ सकते हैं वैसे तो पढ़ लेते हैं। अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस। प्रश्न, अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्राई है। उत्तर, मतलब प्रश्न है कि अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्राई है। उत्तर, निद्रा जड़ है, यह चेतन। भरत आचार्य सूत्रकर्ता को मत विभाव अनुभव संचारी भाव के जोग से रस की सिद्धि अतः काव्य प्रयास को मत कारण कारक सहायक है। ये लोक में इनको ही नाट्य में काव्य में विभाव संज्ञा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि पता नहीं किस टाइम की टीका से संबंधित या गद्य में लिखी गई एक, ठीक है ना, वो सारी चीजें हैं। छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी काम की नहीं है। रसिक गोविंद जी की ये पंक्तियाँ नीचे पंक्तियाँ दी हुई है। इसके आगे अभिनव गुप्त आचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया गया है। सारांश ये है कि यह ग्रंथ आचार्य की दृष्टि से लिखा गया है, इसमें संदेह नहीं है। और ग्रंथों की अपेक्षा इसमें भी अधिक विवेचन अधिक है और छूटी हुई बातों का समावेश। दोषों का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रस अलंकार आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं और बहुत से दूसरे कवियों के। उदाहरणों को चुनने में उन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों को अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण के मुग्धा के उदाहरण से देखिए हिंदी में ये किस सुंदरता से लाए हैं, है ना। आलस्य मंद मंद धारा पे धारती पाए, भीतर ते बाहिर न आवे चित्त चाय के। पंक्तियाँ छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी, नीचे चलते हैं। एक इनका ग्रंथ है लक्ष्मण चंद्रिका। रसिक गोविंद आनंद खंड के बाद एक ग्रंथ है लक्ष्मण चंद्रिका। तो रसिक गोविंद आनंद खंड में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह बाद में लक्ष्मण कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था, जिसका नाम है लक्ष्मण चंद्रिका। वैसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद रखना, रसिक गोविंद का ही है।
रसिक गोविंद का ग्रंथ हो जाएगा लक्ष्मण चंद्रिका। अष्टादेश भाषा हो जाएगा एक, ठीक है। एक ग्रंथ हो जाएगा पिंगल, एक ग्रंथ हो जाएगा समय प्रबंध, एक हो जाएगा कलयुग रासो। छोड़ सकते हैं वैसे तो। कलयुग रासो में क्या हो जाएगा भाई, 16 कवित्व की कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है। और प्रत्येक कवित्व के अंत में कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय, कठिन कराल कलिकाल चलो आए हुए। अर्थात हर पंक्ति के अंत में कहा गया है कि हे गोविंद जी कृपा कीजिए कि बहुत कठिन एक प्रकार का कलिकाल आ चुका है, ठीक है ना। कलयुग रासो। देखो रसिक गोविंद के बारे में सिर्फ इतना सा इम्पोर्टेंट है कि शुक्ल जी ने जो रीतिकाल को 3 प्रकरण में डिवाइड किया है। प्रकरण संख्या 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 ऋतिक के ग्रंथकार कवि। तो फिर ऋतिक के ग्रंथकार कवि में कितने कवियों का उल्लेख किया है, शुक्ल जी ने 57 कवियों का उल्लेख किया है। पहले कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी और अंतिम कवि है रसिक गोविंद। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है रसिक गोविंद के बारे में, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अष्टादेश भाषा, ये लक्ष्मण चंद्रिका, ये इतनी खास पंक्तियाँ नहीं, रचनाएं नहीं है इनकी। कलयुग रासो भी उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ठीक है, अंतिम कवि है तो हम याद रख लेंगे, देख लेंगे, नज़र से निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अलावा रसिक गोविंद नाम से एक और लिखा हुआ है कि रसिक गोविंद चंद्रालोक या भाषा भूषण के ढंग की अलंकार की छोटी पुस्तक है जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में दिए गए हैं। इसके अलावा और पंक्तियाँ देखो आप इनकी। युगल रस माधुरी, रोला छंद में राधा कृष्ण विहार और वृंदावन का बहुत ही सरल मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी पूरी टपकती है। ठीक है, ठीक है। ऐसे चलते कुछ पंक्तियाँ दी हुई है। मुकुलित पल्लव फूल सुगंधा परागही झारत, जुग मुख निरख विपिन जनु राय लोन उतारत। पंक्तियाँ छोड़ सकते हैं यार बिल्कुल भी, क्योंकि ये वही बात है यार, सबने बहुत बढ़िया लिखा होगा पर सबकी पढ़ नहीं सकते ना, और याद भी नहीं कर सकते। ये नहीं, ये खत्म हो गया भाई अपना। और यहाँ पे उत्तर मध्य काल रीतिकाल प्रकरण संख्या 3 रीतिकाल के अन्य कवि हमारे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो खत्म हो चुका अपना रीतिकाल का प्रकरण संख्या 2, 57 कवि हमने पढ़ लिए हैं। जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि थे उनकी पंक्तियाँ, उनकी रचनाएं सब हमने विस्तार से पढ़ ली है। याद रखनी है आपको सारी बातें। और कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।